प्यारे साथियों नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज फाइनली हम लोग इस बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि एक स्टूडेंट को 10th के बाद बायोलॉजी क्यों लेनी चाहिए या मैथमेटिक्स क्यों लेनी चाहिए। मतलब दोनों में से जो चुनाव करना है कि मैं ये लूं या ये लूं, तो उस फैसले को आसान बना रहे हैं हम आपके लिए, ताकि आप आसानी से अपने लिए चुन सकें एक सब्जेक्ट। हमारी जो जानकारी है कहीं ना कहीं लिमिटेड होती है, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारे जो फैसले होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दोस्तों से, या जो हमारे क्लास के दूसरे बच्चे होते हैं जो टॉपर्स होते हैं, या जो हमारे टीचर्स हमें कह रहे होते हैं, या जो हमारे फैमिली में कुछ चल रहा होता है, उसके हिसाब से हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि ये फैसला हम अपनी समझ से, अपनी जानकारी को बढ़ा करके, जानकारी को विस्तृत करके ये फैसला लें, जो कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो आज का वीडियो लास्ट तक देखना ज़रूर। और ये जो भी यहाँ पर आपको सामने लिखा हुआ दिखेगा, इसका पीडीएफ जो है आपको अपने लर्न एंड शेयर के और लर्नेजियम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको जाकर के ले सकते हो। तो आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे जो पहली हमारी दुविधा है, तो क्या ना करें। हम शुरू कर रहे हैं किस चीज़ से, ये फोटो देख करके आप समझ गए होंगे। क्या करना है वो बाद में देखेंगे, लेकिन एक चीज़ जो हमें कतई नहीं करनी वो क्या है, हमें भेड़ों की तरह नहीं चलना है। भेड़ चाल, हिंदी में एक मुहावरा कहते हैं हम लोग, हमें भेड़ चाल नहीं चलनी है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, भेड़ों का जो झुंड होता है वो जब चलता है तो सबसे आगे जो भेड़ चल रही होती है, बाकी भेड़ें जो हैं उसका पीछा करती हैं, उसको फॉलो करती हैं। वो कहीं भी मुड़ जाती है तो वो सारी भेड़ें उसके पीछे मुड़ जाती हैं। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, और ये हमारे साथ भी होता है कि क्लास में होता है कि यार एक बच्चा है जो बहुत ही अच्छा है, या जिसके लिए सब तारीफ करते हैं, क्या बच्चा है क्या बच्चा है, तो वो जो सब्जेक्ट ले लेता है तो बाकी बच्चे भी सोचते हैं यार हम भी फिर वही सब्जेक्ट ले लें। या फिर दोस्तों के चक्कर में आकर के जो दोस्त थोड़ा सा फेमस सा होता है, वो जो सब्जेक्ट ले लेता है तो फिर हम सब भी उसके पीछे वही सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। अच्छा, क्यों नहीं करना है वो भी अभी आगे अपन देखेंगे। तो हमें एक चीज़ क्या करनी है कि हमें हमारे आसपास, हमारी रिश्तेदारी में, हमारे मोहल्ले में हो सकता है, या हमारे संबंधियों में कहीं हो सकता है कि एक अनुभवी व्यक्ति हो, खूब सारे अनुभवी जो व्यक्ति हो, हम उनसे अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें जिस भी विषय के बारे में हम सोच रहे हैं। देखो, हिंदुस्तान में ये है, एक बहुत फेमस बात है कि रायचंद हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मतलब आप अगर किसी सब्जी वाले से भी पूछ लेंगे तो सब्जी वाला आपको कह देगा, अरे क्या ये क्या कर रहे हो, इंजीनियर बनो, इंजीनियर, बहुत बहुत नाम होता है इंजीनियर का। तो अब वो, उनको भले अंदाज़ा नहीं है कि इंजीनियर कैसे बनते हैं, इंजीनियरिंग में कितनी सारी ब्रांचेस होते हैं, कितने सारे कॉलेजेस हैं, कौन से एग्जाम्स देने पड़ते हैं, उनको नहीं पता है। या जैसे बोलेंगे कि कलेक्टर कलेक्टर, तो कलेक्टर के लिए, अरे कलेक्टर के लिए तो 24 घंटे में से 22 घंटे पढ़ना पड़ता है। अरे तो आपने पढ़ के देखा है क्या उसके लिए? या आपको पता है क्या कितने सारे एग्जाम्स होते हैं? या आपको पता है क्या 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 है, क्या क्या नहीं है? तो कहने का मेरा मतलब आपको ये है कि हमें जानकारी लेनी है, लेकिन किससे लेनी है? अनुभवी व्यक्ति से, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो ऐसे लोगों के संपर्क में आया है, या जरूरत पड़ने पर वो उस फील्ड के लोगों से आपको मिलवा सके, आपकी बात करवा सके। तो ऐसे व्यक्तियों से जानकारी ले, क्योंकि बिल्कुल ऐसा है ही कि हमारी जानकारी जो है वो सीमित हो सकती है। मेरी भी जानकारी सीमित हो सकती है। हो सकता है हर विषय के बारे में हमें भी कुछ ना पता हो, मुझे मतलब हर विषय के बारे में बहुत कुछ पता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो हमें क्या पता होता है, बायो लेंगे तो डॉक्टर बनेंगे। क्या पता होता है, मैथमेटिक्स लेंगे तो इंजीनियर फिक्स है, मतलब कि बायो तो डॉक्टर, मैथ लेंगे तो इंजीनियर बनेंगे। इसके अलावा हमें कुछ पता ही नहीं होता। तो हमारी जानकारी कहीं ना कहीं सीमित है। वो हमें होता है डॉक्टर का मतलब क्या होता है, वो ये लगा के घूमता है ना, व्हाइट कोट पहन के घूमता है, बस। इससे ज्यादा हमें बहुत ज्यादा कुछ आइडिया नहीं होता। 10th तक आते आते तो बहुत, मतलब होता है, कम बच्चों को होता है, बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं होता। तो इतनी सी जानकारी पर कोई फैसला लेना ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। तो चलो देखो, ऐसा क्यों है, क्या क्यों है, हमारी जानकारी सीमित क्यों है। पहले जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं अपन, फिर सीधा अपन कूदेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है और मैथमेटिक्स अगर हम लें, या अगर हम बायोलॉजी लें, तो हमारे पास कितने सारे भविष्य में ऑप्शंस हैं, और क्या हम सच में वो चीज़ करना चाहते हैं, जीवन भर कर सकते हैं, तो हम फिर उस विषय को लेंगे। तो ऐसा क्यों? अच्छा, ऐसा होने के बहुत सारे कारण हैं। देखो, सबसे पहला कारण है कि पारिवारिक परंपरा हो सकती है। होता है ना कि अरे मेरे परिवार में तो सब आर्मी में है, सबके सब जो है ना
मेरे दादाजी भी आर्मी में थे, सेना में थे, मेरे पापा भी आर्मी में हैं, मेरे बड़े पापा जो हैं वो भी आर्मी में हैं, मेरे बड़ा भैया भी आर्मी में, तो मैं भी आर्मी में जाऊंगा। अब एक परंपरा चल रही है कि भैया हम सब ऐसा है तो ऐसा है। अब अच्छी बात है, अगर इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जोर जबरदस्ती से हो रहा है कि नहीं आपको तो वहीं जाना है, तो फिर थोड़ी समस्या है। तो परंपरा जरूरी ना हो कि हम उस परंपरा का हिस्सा बनना चाहें। दूसरा क्या, बचपन का ख्वाब हो सकता है, जैसे कल्पना चावला के लिए ऐसा बोलते हैं, वो बचपन में देखी थी, पूछी दादाजी दादाजी ये क्या, ये रॉकेट रॉकेट, तो बोले हाँ रॉकेट जाता है, आसमान में जाता है। तो उनके दादाजी ने उनको फ्लाइट ऐसे दिखाई भी थी, तो उनको बचपन में लगा दादाजी मैं भी आसमान में जाऊंगी ना, मैं भी उड़ूंगी, तो वो एस्ट्रोनॉट बनी। तो ऐसे बचपन के ख्वाब भी होते हैं, काफी बच्चों को होता है कि मैं तो डॉक्टर ही बनूंगा। ठीक है, तो ऐसा ये है कि इस ट्रेंड के कारण हम कहते हैं कि हम कुछ ऐसा करेंगे। अच्छा, सेवा भाव हो सकता है कि नहीं नहीं मैं तो मेरे समाज के लिए कुछ करूंगा, हमारे यहाँ तो बहुत समस्याएं हैं, डॉक्टर्स नहीं है, गांव में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा, बच्चे बोलते हैं काफ़ी सारे कि मैं कलेक्टर इसलिए बनूंगा। एक आईएएस ऑफिसर है सुरभि गौतम, उनका टेड टॉक पर इंटरव्यू है, आप देख सकते हो। तो वो भी यही बोली, बचपन में 10वीं में उनकी मेरिट आई थी, तो उनसे पूछा गया कि आप क्या बनोगे बड़े होकर के, तो वो बोलती कि मैं ना, उनको कुछ पता नहीं था क्या बोले, तो वो उनको ये पता था कि कलेक्टर ना बहुत पावरफुल होता है, और ना कलेक्टर के लिए सबको पता होता है कि यार कलेक्टर के पास बहुत पावर होती है, कलेक्टर जिले को सुधार सकता है, कलेक्टर पूरे शहर को, पूरे गांव को, तहसीलों को, सबको सुधार सकता है। तो वो बोलती कि हाँ मैं भी बड़े होकर ना कलेक्टर बनना चाहती। बोले क्यों, तो बोले हमारे स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है और हमारे गांव में सुविधाएं नहीं है, बच्चियां पढ़ नहीं सकती है, तो मुझे पता है कि कलेक्टर इन सब चीजों को ठीक कर सकता है, इसलिए मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक भी एक ख्वाब तो है, सेवा भाव तो है, लेकिन हमारी जानकारी अब भी सीमित है। अच्छा, उसके अलावा और भी बातें हैं कि समाज में इन पदों का रुतबा बहुत ज्यादा होता है। बोले ना हम भी आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। अच्छा, बोले क्यों, बोले वो सलमान भाई चलते ना ऐसा हुड़ हुड़ दबंग दबंग करके, तो वो भी अफसर हैं उसमें, तो अफसर दारोगा जो है, जो पुलिस वाले हैं, उनकी कितनी इज्जत होती है, तो हमें भी वही बनना है। तो भी लेकिन क्या हमारी जानकारी उसको लेकर के सीमित है। परिजनों का दबाव हो सकता है, कहने का मतलब है घर वाले बोलते हैं, मेरे ऐसे कुछ एक स्टूडेंट्स हैं, कुछ एक मेरे नोन फ्रेंड्स हैं, उनके घर पे बोलते हैं नहीं बायोलॉजी लेनी है, डॉक्टर बनना, बात खत्म। बोले नहीं मम्मी मेरे को कुछ और भी, मेरे को डांस करना। क्या क्या बोला तूने, डांस करेगा, तू है तू करके दिखा, तू डांस, तेरा डांस निकालते हैं अभी बाहर। तो ऐसा भी होता है काफी जगहों पर, और हमें भी कोशिश करना है कि हम सामंजस्य बनाए परिवार वालों की उम्मीद में और हमारे आगे की जो चॉइस है उसमें। मित्रों का खिंचाव हो सकता है, ऐसे मेरे स्टूडेंट्स देखे हैं मैंने, जिन्होंने मुझसे आके पूछते थे, कहते थे सर मैं ना लेना तो सर बायो चाहती हूँ, लेकिन है ना मेरे फ्रेंड्स ने ना सर कॉमर्स ले ली है, तो सर अब अगर वो तो फिर क्लास ही दूसरी हो जाएगी सर, और फिर मैं तो कैसे सर कर पाऊंगी। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक वो होता है दिमाग पे प्रेशर की, मतलब मेरे सारे दोस्त छूट जाएंगे, आज तक जिनके साथ में खेलते थे, खाना खाते थे, लंच करते थे, फिर तो दोस्ती टूट जाएगी। तो देखो ऐसा नहीं है, दोस्ती आपकी फिर भी बरकरार रहेगी, और फिर और भी नए दोस्त बनेंगे आपके। तो जहां आप जाएंगे वहां पर आपके नए मित्र बनेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप ये भी मन से एक बात निकाल दें, और हमारी जानकारी तो सीमित हो ही सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा है मीडिया का हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव होता है। मीडिया का कहने का मतलब है कि जो बड़े बड़े शहर के कोचिंग हैं, बड़े बड़े जो भी स्कूल चल रहे हैं, या जो इंटरनेट पर दिखाते हैं नीट का एग्जाम दीजिए, डॉक्टर बनिए, हम बनाएंगे आपको डॉक्टर, हम बनाएंगे आपको इंजीनियर। फिर जो बड़े बड़े कॉलेज हैं वो भी फ़ोन कर करके बच्चों को बोलते हैं अच्छा आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है, फिर तो आपको डॉक्टर बनने के लिए ये कोर्स करना चाहिए, फिर वो कोर्स करना चाहिए। तो हर जगह से वो चीज़ दिखाई जाती है, तो हमारे मस्तिष्क पर कहीं ना कहीं उसका गहरा असर पड़ता है, जाने अनजाने से। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन ये देख करके आप समझ गए हो कि क्वेश्चन तो क्या, एक इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि काफ़ी जने हैं ना ये भी सोचते हैं कि पैसा हमें किस में ज़्यादा मिलेगा, अगर हम बन जाते हैं तो कल को हम इंजीनियर बन के ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं या हम डॉक्टर बन करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये विचारधारा लेकर के आप कोई भी कोर्स ना करें या किसी भी तरह की पढ़ाई ना करें। इसका कारण ये है कि हमारा उद्देश्य कहीं ना कहीं पर समाज को कुछ वापस देना होना चाहिए, समाज की सेवा करना होना चाहिए। मुझे बहुत दुख है इस बात को जानकर के कि मैं ऐसे कुछ एक डॉक्टर्स से भी मिला हूँ जो अपनी डॉक्टर होने की जो पढ़ाई है वो ख़त्म होने वाली है उनकी। तो वो मुझे बोले थे कि सर हम तो जो हैं अच्छे से पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि हमने इतना पैसा खर्च भी तो किया है, आज तक हमें मिला ही क्या है हमारे देश से।
तो हमें तो पैसा कमाना है और हम डॉक्टर्स बनेंगे और अच्छी अच्छी फीस फिर चार्ज करेंगे हम लोग, और डॉक्टर्स करते हैं ऐसा, बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सोच करके आप किसी प्रोफेशन में ना उतरें तो बेहतर होगा। और इंजीनियर बनने में भी लोगों के मन में यही होता है कि फेसबुक बनाने वाला भी इंजीनियर है, मार्क जुकरबर्ग, या जो हमारे देश में जो बंसल हैं जिन्होंने फ्लिपकार्ट वगैरह बनाई थी, या अजीम प्रेम जी का नाम आपने सुना होगा, बड़े बड़े बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है। जैसे टाटा कंसल्टेंसी कंपनी के जो मालिक हैं वो लोग भी इंजीनियर थे, फाउंडर्स जो हैं। ऐसे ही आजकल भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, उनके भी फाउंडर्स इंजीनियर्स हैं काफ़ी सारे। तो ये क्या होता है कि और हम भी उनके जैसे बनेंगे। बल्कि आपको जानकर के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि 12वीं क्लास के बाद में मैंने भी एक, मतलब मुझसे कोई पूछता था ना 9th 10th क्लास में भी, तो मैं उनको कहता था कि मैं ना बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। फिर वो मेरी जानकारी देखने के लिए बोलते थे अच्छा कौन सा इंजीनियर बनोगे, तो मैं कहता था मैं ना कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, CS जिसके लिए ब्रांच होती है मैं वो लूँगा एग्ज़ाम दे करके, JEE का एग्ज़ाम दे करके। तो बोलते थे वाह यार बेटा आपको तो बहुत कुछ पता। तो बोलते थे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही क्यों बनना है आपको, तो मैं कहता था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत पैसा कमाता है इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। और मानोगे नहीं आप, मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था तो वहाँ पर हमको बेसिक प्रोग्रामिंग सिखा रहे थे, C सिखा रहे थे, और मेरे पास CSE मुझे उस वक्त मिली थी। तो मुझसे वो कोडिंग नहीं हुई, मैंने बहुत कोशिश की, बाद में भी मुझे मौका मिला था, मैंने कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हुई, और मैंने 1 महीने में ही वो इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जानकारी अच्छे से उस फील्ड के बारे में होनी चाहिए। ये उद्देश्य हो सकता है कि मुझे अपनी परिवार की सहायता करनी है, मेरे परिवार को अच्छा एक जीवन देना है, लेकिन केवल ये उद्देश्य होना ठीक नहीं है। ठीक है, पैसा कमाइए लेकिन उतना जितना गाड़ी में पेट्रोल जरूरी है। बहुत ज़्यादा पेट्रोल इकट्ठा कर लेंगे तो फिर आग लगने का डर भी रहता है। खैर आगे देखते हैं अपन। दूसरी बात है यहाँ पर कि हम चुनाव किस आधार पर करें, ये समझ के फिर अपन आगे चल रहे हैं। तो रुचि के अनुसार करें। सबसे पहले आप ये खुद को टटोलें कि आपका इंटरेस्ट किस में है। मतलब हो सकता है कि आज भी आपको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता हो, या हो सकता है कि आपको साइंस में बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, बायोलॉजी में स्पेशली मान के चलिए आपको मज़ा आता है और दिल कैसे ही काम करता होगा, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं नहीं यार इंजीनियर बनेंगे, पैसे कमाएंगे मस्त बढ़िया से। तो इस असमंजस में आकर के आप एक तो अपनी रुचि पर ध्यान दें कि आपको कौन सा विषय अगर घंटों के घंटों भी पढ़ाया जाए तो आप पढ़ सकते हैं फिर उसको। और दूसरा यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर से मार्क करना चाहूँगा कि अपने अंकों के आधार पर भी आप विषय का चयन करें। अच्छा, अंकों के आधार पर कहने का क्या मतलब है, वो तो बोलते हैं ना सर क्या हुआ कभी किसी सब्जेक्ट में अंक कम आ गए तो इसका मतलब ये थोड़ी हमारा इंटरेस्ट कम है उसमें। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, काफ़ी बार क्या होता है, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ है अक्सर बचपन से। मेरे विज्ञान में अच्छे अंक होते थे, गणित में भी अच्छे अंक होते थे, हिंदी इंग्लिश और सामाजिक में मेरे थोड़े कम अच्छे होते थे, लेकिन हिंदी इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। मैंने कभी भी उन सब्जेक्ट्स को ध्यान ही नहीं दिया हिंदी और इंग्लिश में, कि भाई हिंदी में भी तो हायर स्टडीज़ हो सकती है, इंग्लिश में भी तो हायर स्टडीज़ हो सकती है, हो सकता है कि मैं लेखक ही बन जाऊं बहुत बड़ा, लेकिन कभी उसको तवज्जो ही नहीं दी। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में क्लियरली एक ही चीज़ चल रही है कि नीट या जेईई, या तो डॉक्टर बनना है या तो फिर हमें इंजीनियर बनना है, और तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा हमें। कभी लेखक का तो किसी ने सोचा भी नहीं, हमारी क्लास में तो किसी ने नहीं बोला आज तक कि टीचर ने जब पूछा हो क्या बनना है तो बोले सर लेखक बनना है मेरे को, कोई नहीं बोला आज तक। तो वो चीज़ें हम ध्यान ही नहीं देते। और वो साइंस और मैथ्स में भी हो सकता है कि आपके मैथमेटिक्स में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं तो डॉक्टर। अच्छा क्यों? मेरे दोस्त डॉक्टर बनेंगे, मैं भी डॉक्टर बनूंगा, मेरे पापा डॉक्टर है मैं भी डॉक्टर बनूंगा। आप उस चीज़ को इग्नोर मत करो। आप अपने 4-5 साल के मार्क्स उठा करके देखो कि आपके किस किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो सब्जेक्ट को, और केवल एक छिछली मानसिकता से ऊपर से कह रहे हो कि नहीं नहीं मेरे को तो वही करना है, वो डॉक्टर मस्त कोट पहन करके घूमता है तो मेरे को डॉक्टर बनना है। तो ऐसा हम ना करें तो बेहतर होगा। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद में हम आगे चल सकते हैं कि भाई एक चीज अभी हम पहले कंक्लूड करते हैं, फिर हम इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं कि प्रत्येक विषय अपने आप में उत्कृष्ट है। अगर आप मुझे फ़ोन करके बोलेंगे ना कि सर मैं अपनी जो हमारी लोकल भाषा है कोई सी भी, भले वो मराठी है या भले ही वो भोजपुरी भाषा है या भले वो मैथिली है, भले वो सिंधी है, भले वो पंजाबी, आप अगर ये कहेंगे ना कि सर मैं उसमें आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो मैं आपको कहूँगा कि ज़रूर से पढ़िए। पढ़ने के लिए कोई मनाही नहीं है, आप जीवन भर पढ़ते रहिए। समझ रहे हैं आप? भले आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, फिर आपको कोई डिप्लोमा कोर्स ऐसा करने को मिल जाए भाषा में, आप कर लीजिए। आप बोलेंगे सर मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ सर, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं कहूँगा आप ज़रूर से पढ़िए इतिहास अगर आपको इंटरेस्ट है तो।
अगर आप कहेंगे नहीं नहीं सर मेरे को तो दर्शन शास्त्र पढ़ना है, फिलॉसफी पढ़नी है, बिल्कुल पढ़िए, कोई मना ही नहीं है। प्रत्येक विषय अपने आप में उत्कृष्ट है। बायोलॉजी उत्कृष्ट है, बहुत स्कोप है। मैथमेटिक्स बहुत कमाल का ब्रांच है, जिससे पूरी दुनिया के जो इतने सारे इक्विपमेंट्स और गैजेट्स बने हुए हैं, हर जगह कैलकुलेशन है, कहाँ नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये, आपको जहां इंटरेस्ट होगा ना, जहां इंटरेस्ट होगा आप वहां पर बहुत अच्छा करेंगे। बस आपको मन से काम आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक शराबी है, मान लीजिए बहुत शराब पीता है, उसको बहुत मजा आता है शराब पी करके। अब उस व्यक्ति को आप कहिए कि भैया हम आपको नौकरी देना चाहते हैं। अच्छा, कहाँ नौकरी देना चाहते हैं? हमारे पास में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहां पर अलग अलग तरह की शराब बनती है, हर रोज शराब बनती है। बोले अच्छा हाँ, आपकी काम क्या है, नौकरी क्या है? तो बोले कि आपको बस जो शराब बन रही है ना, अलग अलग स्लॉट बन रहे हैं, उनको टेस्ट करके बताना है कि वो कैसी बनी है, वो सही बनी है कि नहीं बनी है। तो अब आप मेरे को बताइए, क्या उस शराब पीने वाले व्यक्ति के लिए ये नौकरी होगी? नहीं होगा ना। वैसे हमारे केस में ये है कि निखिल सर हैं, मैं हूं, या जो हमारी टीम है, तो अगर हमें पढ़ाने को कहा जाता है या जो हम कंप्यूटर पर काम करने को कहा, वो हमारे को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब हमें लगता नहीं कि हम काम कर रहे हैं, हम खुशी 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 कर देते हैं उसको। तो शराब पीने वाला, तो बस मैंने एग्जाम्पल दिया, शराब पीना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, किसी भी तरह का तंबाकू या कुछ भी सेवन करना कतई अच्छी बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जहां इंटरेस्ट है आप प्लीज उसको पढ़ो। और पता करना है, आप में से काफी लोगों को पता नहीं होता, नहीं यार सर मेरे को पता नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट किस में, तो आप उसको पढ़ के देख लो ना। 5 दिन आप किताब उठाओ, 5 दिन पढ़ के देखो, 5 लेक्चर देख लो यूट्यूब पर, तो आजकल तो सब कुछ है। बोले सर मेरे को ना वो पढ़ना है, जो हमारे राजनीतिक विज्ञान है हमारे देश में, वो पढ़ना है, सिविक्स मेरे को 11th में। बोले हाँ बेटा पढ़ के देख लो आप 5 दिन, समस्या कहाँ है? बोले सर मेरे को बांसुरी बजाना सीखनी है। बेटा 5 दिन बजा के देख लो, थोड़ा सा सीख के कहीं से देख के पता चल जाएगा कि कितना आप उसके लिए डेडिकेटेड हो, कितना आप उसको सीखना चाहते हो। तो जो भी विषय आप चुनो, अच्छे से उसमें पढ़ाई करो और एक अच्छा आप उसमें मुकाम हासिल करो। तो गणित और जीव विज्ञान में अन्य संभावनाएं क्या क्या हैं, अपन आ जाओ इस पर चर्चा अपनी प्रारंभ करते हैं। अच्छा, तो ये एक आपके सामने एक पीडीएफ फाइल है जो आपको अपने लर्नशेयर और लर्नेजियम दोनों चैनल्स पर मिल जाएगी, जिसमें एक बहुत ही क्लियर एक बेसिक आइडिया हमें दे रखा है कि हमें गणित में, और अगर हम लोग क्या लेते हैं, बायोलॉजी लेते हैं, जीव विज्ञान लेते हैं, तो हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है। तो पहला अपन अपना डिस्कशन शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, गणित से लेकर के, ताकि आपका दिमाग खुल जाए, थोड़ा सा आपको पता चल जाए कि भविष्य में क्या क्या संभव है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने एक बड़ी चुनौती जो है ना, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल आपके सामने बात कर रहा हूँ, वो ये भी है कहीं ना कहीं पर हमारे सपने हैं, हमारे अरमान हैं, हमें बहुत कुछ अच्छा हासिल करना है बिल्कुल, लेकिन हम में से बहुत सारे जो छात्र हैं, वो छात्र छात्राएं जो हैं, वो मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं या निम्न वर्गीय परिवारों से आते हैं, जिनके घर पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। तो उनको अपने घर को जल्दी से जल्दी सपोर्ट भी करना होता है कि मतलब अगर आज हम 11वीं क्लास में हैं, तो परिवार वाले हमसे ये मान करके अपेक्षा करके चलते हैं कि अगले 4-5 साल में हम उनको कुछ ना कुछ पैसे ला करके घर पे देना चालू कर दें, ताकि घर का खर्चा जो है वो अच्छे से चल पाए, छोटे भाई बहन जो हैं वो अच्छे से पढ़ने लगे, जो बूढ़े माँ बाप अब हुए हैं वो थोड़ा सा आराम भी करने लगे। तो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल हमारी अप्रोच भी रखनी है। हमें बड़ा गोल तो बनाना है, नो डाउट, मेहनत हमें करनी है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है कि हम दोनों ही बातों में बैलेंस बनाए रखें। तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, तो मैथमेटिक्स अगर हम लेते हैं 11th क्लास में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 3 सब्जेक्ट्स हम लोग लेते हैं, और साथ में हिंदी इंग्लिश तो थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलता ही है। तो सबसे जो बड़ा हमारे सामने एक एग्जाम होता है ना, वो कौन सा होता है? इंजीनियरिंग के लिए। मतलब हमारे मन में क्या सपना होता है कि हम जाएंगे भैया, हम आईआईटी जाएंगे। ये आप पूछो ना, कोई भी जो बच्चा 11वीं-12वीं में मैथ्स लिया है, साइंस में, बोले मैं इंजीनियर बनूंगा। अच्छा, इंजीनियरिंग के लिए कहाँ जाओगे आप पढ़ाई करने? तो बोले साहब हम लोग आईआईटी के कॉलेज में जाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में, आज से मतलब बहुत समय पहले नहीं, लेकिन हाँ कुछ समय पहले अलग अलग एग्ज़ाम होते थे इंजीनियरिंग के लिए, कि भैया आईआईटी के लिए अलग एग्ज़ाम होता था, AIEEE ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग के लिए अलग होता था, फिर उसके अलावा बिट सेट तो अलग होता ही था, फिर उसके अलावा भी स्टेट्स के एग्ज़ाम्स अलग अलग होते थे, प्रत्येक स्टेट में या AIEEE से भी एडमिशन मिल ही जाता था। तो पहले ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रखा था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब बिट्स प्लानिंग का तो खैर एग्ज़ाम होता ही है, उसके अलावा एक एग्ज़ाम है हमारे पास में अब जो बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर आप मैथमेटिक्स ले रहे हैं तो वो क्या है?
JEE, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अच्छा, JEE का जो एग्ज़ाम है ये 12th आप ख़त्म करते 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 दे सकते हो। इसका जो सिलेबस होता है वो 11th 12th का ही होता है लगभग। तो इसके दो एग्ज़ाम्स होते हैं, एक तो होता है हमारे पास में JEE मेंस होता है, फिर उसके बाद अगर वो मेंस क्वालिफाई हम लोग करते हैं तो हमें एक एडवांस का एग्ज़ाम देने के लिए भी ऑप्शन मिलता है। अब अगर एडवांस में हमारा रैंक वगैरह बहुत अच्छा है तो हमारे देश के जो सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज हैं, IIT जो हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, उनमें हमें प्रवेश मिलता है। नहीं तो हमें MNITs भी हैं, उनके बाद में कॉलेज आते हैं, उनमें एडमिशन मिलता है। आजकल IIIT कॉलेज भी हैं हमारे देश में, या उसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स के शहरों में अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, या उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं जो फीस लेकर के लाखों रुपया हमें ये डिग्री 4 साल की प्रोवाइड कराते हैं। या आजकल कुछ और भी इंटीग्रेटेड भी होती है कि भैया 5 साल में आपको इंजीनियरिंग भी करा देंगे और MBA भी उसमें साथ में ही आपका करवा देंगे। तो एक ये बेसिक सबके मन में रहता है। अब मैं यहाँ पर आपको पहली चीज़ बताना चाहूँगा, देखो इंजीनियर के आगे भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि इंजीनियर बहुत सारे होते हैं, हमें कहाँ इंटरेस्ट है और सच में उस इंजीनियर का काम क्या होता होगा। तो अगर हम इस गर्मी की छुट्टियों में इस समय थोड़ा पता कर लें तो अच्छा रहेगा। तो देखो क्या क्या है हमारे पास में यहाँ पर और ऑप्शंस। तो हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली जो ब्रांच है हमारे पास में वो होती है CS या CSE, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कह रहे हैं इसको, या कंप्यूटर साइंस बोल रहे हैं। या IT है हमारे पास में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो चल रहा है, मीडिया कम्युनिकेशन पूरा का पूरा वो। या ECE है हमारे पास में, या EC जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये किसी जमाने में बहुत फेमस ब्रांच हुआ करती थी, अपने निखिल सर भी इसी ब्रांच के हैं। कहने का मतलब मेरा यह है बहुत सारी ब्रांचेज हैं, सिविल इंजीनियरिंग होती है, मैकेनिकल होती है, केमिकल होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने देश में जो अभी एक IAS ऑफिसर हैं सृष्टि जयंत देशमुख, आप सब ने उनका नाम सुना होगा, तो वो भी केमिकल इंजीनियर रह चुकी हैं। तो वो IAS वाले मुद्दे पर भी अपन थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रश्न रहा है कि सर IAS बनने के लिए हम कौन सा सब्जेक्ट लें, तो अंत में अपन उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये देखो केमिकल है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। एरोनॉटिकल भैया ये अंतरिक्ष विमान जो हैं, जो रॉकेट्स हैं, इनका कैसे चल रहा है, सब कुछ कैसे बन रहे हैं, कैसे जाते हैं ऊपर, क्या फ्यूल है क्या नहीं है, तो वो सब कुछ पढ़ेंगे आप। एरोस्पेस इंजीनियरिंग अलग है। एग्रीकल्चरल भी, हमारे देश में किसानों की सहायता के लिए भी तो इंजीनियर चाहिए हमें, सरकार उनको बहुत सारे काम देती है। ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ, अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आने वाली हैं, तो फ्यूचर है उसमें भी। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, भैया बहुत कुछ है, देखो बहुत कुछ है ना। सिरेमिक इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, मरीन इंजीनियरिंग है, माइनिंग है, खदानों में जो इंजीनियर्स काम करते हैं। तो ये तो कुछ एक ऐसी ब्रांचेस है जिसमें कम लोग ही जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता। क्योंकि क्या होता है, नहीं नहीं कंप्यूटर इंजीनियर बने बहुत पैसे कमाएंगे उससे। तो ये थोड़ा सा मानसिकता से हमें बाहर निकलना चाहिए। सिल्क एंड टेक्सटाइल इंजीनियर भी अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये तो कुछ एक बेसिक इंजीनियरिंग के हमारे पास में कोर्सेज है, अगर हम इंजीनियरिंग करना चाहें JEE के बाद में। अच्छा, अगर हम इंजीनियरिंग ना करें तो हमारे पास ऑप्शन है क्या? हाँ, हमारे पास तो भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन पहले एक जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपन ने इंजीनियरिंग में देखा वो इंजीनियरिंग था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेने पर था इंजीनियरिंग। वैसे ही बायोलॉजी में देख लेते हैं अपन कि बायो में एक हमारे पास में क्या सोच रहती है। तो आप यहाँ देखो, ये मेडिकल अपन ने लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ आप देखोगे ना, ये मेडिसिन हमने लिखा है 5 साल का है कुछ, और उसमें हमारे पास में अभी जो सबसे बड़ा एग्जाम है हमारे देश में वो है कौन सा? नीट का एग्जामिनेशन। वैसे इसके अलावा कुछ एक एग्जाम्स और भी हैं, जैसे जिपमर होता है, लेकिन वो अभी शायद बंद होने वाला था, बंद हो गया होगा वो एग्जाम्स। अभी कुल मिलाकर के देश में सबसे बड़ा एग्जाम जो है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए वो नीट है। ठीक है। अच्छा, इस नीट के एग्जाम में हमें क्या बनने को मिलता है? तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास में ऑप्शन होता है MBBS होता है। भैया हमें मुन्ना भाई MBBS बनना है, हमें डॉक्टर की पढ़ाई करनी है। अब उस डॉक्टर की पढ़ाई में हमें कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि डॉक्टर कितने तरह के होते हैं, लेकिन एक होता है हाँ डॉक्टर बनना है। फिर 12th के बाद पता चलता है अरे यार ये भी होता है, अरे ऐसे करना, इधर भी होता है, ये भी होता है, तो फिर हम फैल जाते हैं। अच्छा देखो कैसे MBBS की डिग्रियाँ जो नीट से हमें जैसा जैसा रैंक मिलता है, जैसे कि JEE में था जैसा रैंक मिलता है वैसे 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 कॉलेजेस हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, MBBS सबसे पहले एलोपैथिक में होता है कि भैया एलोपैथी जो आप सुनते हो ना, जो अंग्रेजी दवाइयाँ जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा ये यूनानी दवाइयों में भी हमें कुछ सीट मिलती है, कुछ एक कॉलेजेस हैं नीट से जो यूनानी दवाइयों में भी बैचलर्स का डिग्री हमको देते हैं। एक बैचलर्स का BHMS होता है होम्योपैथी के लिए,
होम्योपैथी की दवाई आपने सुना होगा ना, हमारे यहाँ पे मतलब मिलती है, अलग अलग होते हैं होम्योपैथी, मैं भी यूज़ ले चुका हूँ काफ़ी दवाई। वो छोटी छोटी शक्कर की गोलियाँ जैसा होता है, वो 4 सुबह खानी है, 4 शाम को, 4 दिन को, तो वो भी है हमारे पास में डिग्री। बाम्स है हमारे पास में, BA MS होता है। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा की डिग्री भी, आयुर्वेद जो आयुर्वेदाचार्य जो बनते हैं, आयुर्वेदिक अस्पताल जो होते हैं, अभी कुछ सालों से तो ये ज़्यादा प्रचलन में है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में तो इस पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है हमारे देश का। यहाँ नेचुरोपैथी के लिए भी हमारे पास में ऑप्शन है यहाँ पर। यहाँ एग्रीकल्चरल BSc है एग्रीकल्चरल में। या जैसे नीट से ही हमें रैंक मिलता है किसमें, जो BDS में। अच्छा, BDS क्या है? वो होता है ना, ये BDS की डिग्री है जो हमारे दांत ठीक करते हैं, जो अपने दंत विशेषज्ञ होते हैं ना, डेंटिस्ट जिनको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर भी ये नीट के एग्जाम से ही जाता है। फिर आप देखोगे वेटरनेरियन बनते हैं, इसके लिए भी अलग से एक एग्जाम होता है, वर्टिनरी जानवरों के डॉक्टर्स। अब आप सोच करके देखो, जानवरों के डॉक्टर भी तो कितने ज़रूरी हैं देश में। कितने सारे, हमारे देश में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है दुनिया में, कितनी सारी गायें हैं, कितनी सारी भैंसें हैं, या कितने सारे आप सोच करके देखो और भी जानवर हैं हमारे पास में। जू भी तो चलते हैं हमारे देश में, तो जू में भी तो जानवरों के डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक बड़ा एग्जाम है, इसके लिए भी अलग से एग्जाम होता है, जिसके लिए आप एग्जाम थोड़ी सी और जो है रिसर्च कर सकते हो। फिजियोथेरेपी में भी अलग कोर्स होता है। भाई देखो, नीट में क्या कोशिश सबकी रहती है कि भैया हम MBBS करें, हम फिर उसके बाद फिर MBBS के बाद में और भी हमारे पास में डिग्रीज होती हैं, जैसे हम सर्जन्स बनते हैं, वो काटा पेटी कर सकते हैं इंसानों में, और साइकाइट्री की डिग्री मिलती है। भाई साइकाइट्रिस्ट होते हैं ना जो मस्तिष्क के विशेषज्ञ होते हैं, न्यूरो सर्जन होते हैं, कार्डियोलॉजी दिल वाले डॉक्टर होते हैं, या खूब सारी आगे फिर और भी। एक तो बैचलर्स की, ये बैचलर्स की पढ़ाई है ना, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी बोले तो MBBS। तो इसमें थोड़ा मेडिसिन का भी सिखाते हैं, थोड़ा सर्जरी का भी। अभी मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ इसके बाद में और भी स्पेशल डिग्रियाँ होती हैं। और उसके अलावा ये भी हमारे पास में ऑप्शन है, अगर हम लोग बायोलॉजी लिए हैं तो 12th के बाद ये भी हमारे पास में ऑप्शन है। समझ में आ रही है आपको ये वाली बात? साथ ही साथ में आप ये देखोगे ना कि यहाँ पर हमारे पास में और भी ऑप्शंस हैं कि कल को मान लो किसी कारण से हम एक बार में नहीं निकाल पाए और हमारी मजबूरी है कि हमें कॉलेज में जाना ही है और हमें जल्दी से जल्दी हमारी डिग्री पूरी करनी है, तो देखो अलाइड हेल्थ साइंसेज भी हैं, 2 से 3 साल के प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे कॉलेज करवाते हैं। B फार्मा भी होता है। अब फार्मा में फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनियां हैं जो दवाइयां बनाती हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी नौकरियां होती है, तो वो उसके लिए डिग्री है। BSc नर्सिंग होती है। अब केवल डॉक्टर थोड़ी होता है हॉस्पिटल में, नर्सिंग स्टाफ भी तो होता है, नर्स भी होते हैं। इतने सारे ऑपरेशन जब होते हैं तो नर्स भी तो हेल्प करते हैं। नर्स ही तो होते हैं जो पेशेंट का पूरा रीडिंग लिखते हैं कि क्या चल रहा है, इसका दिल धक धक कितना कर रहा है, और पूरा का पूरा सारी चीज़ें वो नोट डाउन करते हैं। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो और भी है हमारे पास में, जैसे ऑफ्थेल्मोलॉजी के लिए भी, वो पैरामेडिकल के भी कुछ एक कोर्सेज हैं, वो भी देख लेंगे अभी अपन। एनेस्थीसिया के लिए भी कुछ एक कोर्सेज होते हैं, कुछ एक हमारी कंट्री में है ऐसे। कार्डियक टेक्नीशियन, कार्डियक मतलब वो दिल के लिए जो, अब मशीन इतनी सारी चलाने के लिए, दिल की नहीं अलग अलग मशीन है, जैसे एक्सरे मशीन चलाने वाला भी कोई होता है वहाँ पे, या अलग अलग जो वो जो सोनोग्राफी होती है तो उसकी भी मशीन चलाने के लिए कोई रेडियोलॉजिस्ट वहाँ पर होगा। तो ये सारी भी डिग्रीज हैं, आप देखो यहाँ पर रेडियोथेरेपी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ये वो और वो, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम इन फ्यूचर इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो PDF है ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। आपके अगर घर में कोई हैं ऐसे बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले व्यक्ति आपके फैमिली मेंबर में कहीं दूर के, तो आप उनसे बैठ करके और भी इसमें डिस्कशन कर सकते हो, या इनकी जो डिग्रीज हैं उनको ढूंढ भी सकते हो इंटरनेट पर। हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। एक जैसे बायोलॉजी में देखो पैरामेडिकल भी होता है, ये 12th के बाद भी काफ़ी जगहों पर एग्जाम होता है इसका, हॉस्पिटल्स में डायरेक्ट सिखाया जाता है, डिग्री मिलती है इसकी, 2-3 साल का डिप्लोमा होता है। तो जैसे डायलिसिस के टेक्नीशियन होते हैं, डायलिसिस बोले तो अपन ने पढ़ा है 10th क्लास में, वो अपोहन होता है, किडनी अगर खराब हो जाती है किसी की तो नकली किडनी की तरह, तो उसके भी टेक्नीशियन होते हैं। ECG मशीन चलाने वाले टेक्नीशियन हैं, एक्सरे चलाने वाले मशीन के टेक्नीशियन हैं, या ऑपरेशन थिएटर में जो टेक्नीशियन है वो सब कुछ संभालता है ऑपरेशन थिएटर में। तो इतनी सारा कुछ स्कोप है। ऑब्वियस ही बात है, सब तो डॉक्टर हो ही नहीं सकते ना, ये काम भी तो किसी को करने ही पड़ेंगे। तो ये बायोलॉजी में हमारे पास में इतना सारा स्कोप है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा अपन मैथमेटिक्स पर वापस से डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स वालों के लिए एक ऑप्शन ये भी होता है, आप यहाँ देखोगे ना तो NDA में जा सकते हैं, नेशनल डिफेंस जो एकेडमी है, बहुत से लड़के यहाँ जाना प्रेफर करते हैं। वैसे लड़कों के लिए ही है NDA, अगर आप देखेंगे ना तो उनकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है लिखी हुई वैसे वहाँ पर, लेकिन उसमें लिखा हुआ रहता है कि अनमैरिड जो लड़के हैं, मतलब लड़के भी शादीशुदा शायद वहाँ पर अलाउड नहीं है। बाकी आप ज़्यादा डिटेल देख सकते हो, आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको
बस होता है कि बस मुझे तो जाना ही है, बात खत्म, आर्मी में ही जाना है। अब उसके बाद में अपन थोड़ा सा मैथमेटिक्स पर अगर वापस आए तो देखो, अगर मान लो हमने मैथमेटिक्स लिया और कल को हम लोग यार नहीं बन पाए इंजीनियर, हम नहीं गए इंजीनियरिंग के कॉलेज में, जैसे कि जीता जाता उदाहरण मैं आपके पास मैं खड़ा हूँ आपके सामने, मैं इंजीनियरिंग करने भी गया था लेकिन मैंने छोड़ दिया 1 महीने में ही, फिर मैंने कुछ और किया। तो अच्छा, मैंने कुछ और क्या किया, तो और भी हमारे पास में खूब सारे ऑप्शन हैं, आप देखो यहाँ पर। तो अगर बीएससी में ही देखें हम लोग, बैचलर ऑफ साइंस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो कितने सारे ऑप्शन है। बीएससी हमारे पास में मैथमेटिक्स में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है। तो ये देखो हमारे पास में ये कुछ स्पेशल लिख रखा है, बीएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स में होती है ना। यहाँ पे जूलॉजी की बात हो रही है हमारे पास में, या बॉटनी की बात हो रही है हमारे पास में, या उसके अलावा हॉर्टिकल्चर में, कंप्यूटर साइंस में, होम साइंस में, बायोकेमिस्ट्री में, और आजकल तो कुछ एक कॉलेजेस हैं जो माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी करवाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में करवाते हैं, ये देखो एंथ्रोपोलॉजी है यहाँ पर शायद, और ये बीएससी डेयरी साइंसेस में भी है। मेरे एक फ्रेंड हैं डेयरी साइंसेस में, वो बीएससी किए हैं, तो वो उनका कॉलेज था, फिर वहाँ से उनने कहा था मेरे को कि राहुल भाई मेरे को तो सीधा ही जो है जॉब मिल जाएगी डेयरी सेक्टर में यहाँ से निकलते ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इधर एक्टिव नहीं होते, तो मैं सीधा फिर वहाँ पर चला जाऊँगा। बल्कि नीट जेई के जो एग्ज़ाम है, जेई का जो हमारे पास में स्कोर कार्ड है, वहाँ से भी ऐसी जगहों पर कुछ कॉलेजेस में ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज में भी एडमिशन मिल जाता है। हालांकि ये प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी जगहों पर इनकी ज़रूरत होती है। अच्छा, उसके बाद ये बीए का भी कुछ लिखा हुआ है, अब ये तो कर ही सकते हैं। साइंस वालों के साथ एक पता है मस्त बात क्या होती है, साइंस वाले बच्चे जब भी चाहे ना वो आर्ट्स ले सकते हैं जाके। मान लो 12th तक उन्होंने साइंस पढ़ी, लेकिन उनको लगा यार साइंस से तो धाप गए, अपन से ज्यादा नहीं संभलेगी साइंस, तो वो फिर क्या करते हैं, कॉलेज में आर्ट्स ले लेते हैं। अब कॉलेज में आर्ट्स ले सकते हैं ना, लेकिन एक आर्ट्स वाला अगर बच्चा चाहे 11th-12th के बाद में, तो वो कॉलेज में साइंस नहीं ले सकता। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मतलब सिस्टम भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है, और वो एक मानसिकता भी नहीं बन पाती। लेकिन एक साइंस वाले को लगता है कि मैं आर्ट्स आसानी से पढ़ लूंगा, लेकिन उल्टा सच नहीं है इसका। तो साइंस वालों के पास में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। अच्छा, उसके बाद में मैं आपको कुछ एक और कोर्सेज बताता हूं यहां पर, जो कोई भी कर सकता है। पहले तो मान लो कि चलो बायो वाला जिसने बायो ली थी वो डॉक्टर नहीं बना, जिसने मैथमेटिक्स ली थी वो इंजीनियर नहीं बना, लेकिन उनको एहसास हो गया 1-2 सालों में कि यार हमने पढ़ाने में बहुत मजा आता है। तो टीचर तो कोई भी बन सकता है, कोई भी, मतलब बायो वाला जिसने बायो लिया है वो बायो के फील्ड में टीचर बन जाएगा, जिसने मैथ लिया है वो मैथ के फील्ड में टीचर बन जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं डिप्लोमा इन एजुकेशन। अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, बीएड बोलते हैं इसको, बैचलर इन एजुकेशन। फिर वो एमएड की भी डिग्री होती है, मास्टर्स इन एजुकेशन। और अब भी तो आपने देखा होगा हमारे देश भर में क्या पॉलिसी चल रही है कि अगले कुछ सालों से जैसे बीएससी और बीएड की इंटीग्रेटेड डिग्री भी हो जाएगी, कि 3 साल की बीएससी, 2 साल का बीएड, लेकिन दोनों जोड़ के करोगे तो आपको 4 साल में हम लोग फ्री कर देंगे। आपको बस पहले से ये तय होना चाहिए कि यार मुझे तो टीचर बनना है, क्योंकि टीचर बनना भी अपने आप में बहुत ही बड़ा एक फैसला है और एक बहुत ही बड़ा अच्छा चुनाव है जीवन का। अगर आपको लगता है आप अच्छे टीचर्स बन सकते हैं तो सच में बनिए, और बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश में अच्छे टीचर्स की। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग इसको नाम से जानते हैं, लेकिन हाँ एक बेसिक मैंने आपको आइडिया दी थी, टीचर आप बन सकते हैं। बल्कि यहाँ तक भी है कि जो एमबीबीएस कर लेते हैं, जो डॉक्टर्स बन जाते हैं, वो कहीं मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ा रहे होते हैं वापस से, या जो इंजीनियर बन जाते हैं, जो एमटेक तक कर लेते हैं या एमई जो डिग्री है वो तक ले लेते हैं, इंजीनियरिंग की मास्टर्स की डिग्री लेते हैं, तो वो भी तो वापस इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, क्योंकि वहां भी तो पढ़ाने के लिए फैकल्टी चाहिए होती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाने के लिए तो हर जगह कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। तो टीचर्स बनने का स्कोप तो हर सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में है, उस सब्जेक्ट की डिग्री लेने के बाद में है। फिर उसके बाद में देखो, उसके अलावा काफी सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं। भाई निराश नहीं होना, देखो आपको आज से 3-4 साल बाद में पता चले कि अरे यार क्या यार, मैंने तो साइंस ले ली यार, मेरे को तो शेफ बनना है या कुछ भी है ना, हो लगे 1-2 साल बाद में, तो ये बाद में और भी कोर्सेज होते हैं, जैसे फॉरेन लैंग्वेजेस होते हैं, दूसरे देश में जाना चाहो तो दूसरे देश की भाषाएं सीख लो फिर जा सकते हो। फायर सेफ्टी है, जर्नलिज्म है, इसमें मास एंड कम्युनिकेशन का कोर्स होता है, बीएससी होता है मास कम्युनिकेशन में, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। कॉमन है, बायो वाला ले चाहिए उसको चाहिए वो ले ले, मैथ वाले को चाहिए वो ले ले, या और भी सब्जेक्ट्स के स्ट्रीम्स के शायद लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। भाई आप यूँ समझो, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। जैसे आप जो टीवी पर नाटक देख रहे हो, वो बाबुल का आंगन, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं आजकल तो नाटक के यहाँ, चलो कॉमेडी शर्मा, कपिल जो है, कॉमेडी विद कपिल, नाइट्स विद कपिल जो भी है,
तो ये सब चलाने के पीछे भी तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टेक्निकल लोग हैं जो 2-3 साल का 4 साल का कोर्स करके पहुंचते हैं वहां पे कि अच्छा हाँ कैमरा का ऑपरेटर ये वाला होता है, साउंड इंजीनियर जो है वो फिर ये वाला होता है, लाइट्स वाला डिपार्टमेंट फिर इस इंजीनियर का होता है, या डिजाइनिंग पूरा स्टेज किसने बनाया है तो उसके लिए डिजाइनिंग के कोर्सेज होते हैं, या आप देखते हो कि मॉडल्स वगैरह आते हैं तो फैशन डिजाइनिंग के भी कोर्स होते हैं। तो ये तो सबके लिए पॉसिबल है। देखो आप देखो, जर्नलिज्म हो गया, होम साइंस हो गया, टूरिज्म हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, डिजाइनिंग हो गया, फिल्म मेकिंग में देखो कितना कुछ है, स्क्रीन राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिजाइन, ये वो मैनेजमेंट। तो ये ऐसे कोर्सेज हैं जो 12th के बाद कोई भी कर सकता है। मतलब आपने साइंस लिया हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपने मैथ लिया था, आपने बायोलॉजी लिया था कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपने कॉमर्स लिया था कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। आपका इंटरेस्ट है तो आप फिर भी वहां जा सकते हो। एक फायदा बल्कि आपको ये मिलेगा कि साइंस आप पढ़ लेते हो ना, आपका दिमाग खुल जाता है, आप बहुत मेहनत कर लेते हो, तो फिर आपको बाकी चीजें फिर अपने आप से आसान लगने लग जाती हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज और भी कर सकते हैं, जैसे LLB है, लॉ की जो पढ़ाई होती है, वकालत की जो पढ़ाई होती है, बैरिस्टर बनते थे पुराने जमाने में, गांधी जी हमारे बैरिस्टर बने थे, और भी जैसे देश की जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी वो उस समय लॉ की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, लंदन जाते थे तब। तो ये तो बन ही सकते हैं, ये फिर इसके लिए BA हो चलेगा, BCom होता है, बैचलर्स की डिग्री है आपके पास में तो फिर आप लॉ की पढ़ाई आगे कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। आपने साइंस लिया हो या कुछ भी लिया हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब ये वाली फाइल जो है ये आपको PDF कहाँ मिल जाएगी, अपनी दोनों टेलीग्राम चैनल पर, लर्नेजियम हुआ या जो दूसरा है हमारे पास में हमारा लर्न एंड शेयर का टेलीग्राम चैनल, दोनों जगह आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद में एक बहुत सामान्य सा क्वेश्चन, वैसे ये लेक्चर अपना काफ़ी लंबा हो गया मुझे पता है। अच्छा, सामान्य सा क्वेश्चन क्या है कि सर IAS अगर हमें बनना हो तो फिर हम कौन सा विषय लें। अब इसमें बड़ा क्वेश्चन है कि सर हम आर्ट्स लें क्योंकि वो सब्जेक्ट्स वहाँ पर कॉमन होते हैं, या हम तो साइंस पढ़ना चाहते हैं, या फिर हम साइंस लें। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भाई कॉमन एग्जाम्स में मैं इसको लेकर के रखा है अभी, तो पहला अपन सिविल सर्विसेज जो है परीक्षा उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो, सिविल सर्विसेज की परीक्षा में हम कहते हैं IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हमें पता ही एक चीज़ होती है, IAS बोल तो कलेक्टर बनेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपको जान करके हैरानी होगी कि ये एग्जाम कौन करा रहा है, UPSC करा रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो वो बहुत सारा एग्जाम कराता है UPSC, और भी तो उनमें से एक ही एग्जाम है CSE का एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, पूरे देश के नेशनल लेवल पर होता है, साल में एक बार होता है। अच्छा, तो इस एग्जाम में सिर्फ कलेक्टर की पोस्ट नहीं होती, बहुत सारी पोस्ट होती हैं। इसमें IRS भी बनते हैं, रेवेन्यू सर्विसेज मिलती है, वो होता है ना इनकम टैक्स वाला डिपार्टमेंट, वो मिलता है। इसमें IFS भी होता है, फॉरेन सर्विसेज भी होती है, दूसरे देशों में हमें राजदूत बना करके भेजा जाता है। या फिर इसमें और भी हमारे पास में पोस्ट हैं, 15-16 पोस्ट होती हैं, कि हमारे पास में रेलवे से रिलेटेड भी हुआ करती थी, शायद उनको कुछ समय पहले ही हटाया गया है यहाँ से। या आप सुनते होंगे कि IPS बनेंगे, पुलिस सर्विस में जाएंगे ना, हुड़ दबंग दबंग करेंगे फिर वहाँ पर जा करके, तो वो भी हमारे पास में यहीं पर सिविल सर्विसेज में होते हैं। अब ये सिविल सर्विस का जो एग्जाम है ना, ये केवल नेशनल लेवल पर नहीं होता, हर एक राज्य के लिए भी होता है, जिसको स्टेट PCS बोलते हैं हम लोग। तो स्टेट का भी PCS या जो पब्लिक सर्विस का एग्जामिनेशन है वो होता है, तो वहाँ पर भी फिर रेवेन्यू का विभाग होगा या कोई और विभाग होगा। ये चीज़ अगर आप ध्यान दोगे ना, तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी होता है, जो इंजीनियर होता है उनके लिए IES बोलते हैं उसको, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो इंजीनियर बनने के बाद भी वो सेवा में जाया जा सकता है, सिविल सेवा में जा सकता है, उसका एग्जाम अलग से होता है, यहाँ में जॉइंट में नहीं होता। तो इस एग्जाम में हाँ एक बात जरूर है, वो भले स्टेट का हो, किसी भी राज्य का हो, या पूरे देश के स्तर पर हो, कि जब हम पेपर देते हैं, अगर मैं इस मेन एग्जाम की बात करूँ तो इसमें जो मेंस का पेपर होता है उसमें GS1, GS2, GS3, GS4 पेपर होते हैं, और उनमें हमारे कंट्री का इकोनॉमी जो है उसके बारे में पूछा जाता है, इतिहास के बारे में पूछा जाता है, या राजनीतिक शास्त्र जो है उसमें बड़ी भूमिका रखता है, या जो संविधान हमारा है वो उसमें एक बड़ी भूमिका रखता है। तो ये एडवांटेज मिलता है उन बच्चों को जो 11वीं 12वीं से पढ़ रहे हैं उस चीज़ को। उन्होंने 11वीं में भी पढ़ा, उन्होंने 12वीं में भी पढ़ा, उन्होंने कॉलेज में भी पढ़ा है उसको, और अगर वो इसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल भी ले लें, इसी में से किसी सब्जेक्ट को, तो उनके लिए तो और ज़्यादा फायदा है। समझ रहे हो आप इस बात को? तो एक ये मानसिकता है, और ये सत्य भी है कि आर्ट्स लेने वाले को एडवांटेज रहता है बच्चों को, लेकिन उनको बचपन से क्लियर होना चाहिए कि ये सब कुछ मेरे वहाँ काम आएगा, और उसके लिए मैं बहुत मन लगा के, जी लगा करके 11वीं से ही पढ़ना शुरू कर दूंगा।
ऐसा नहीं कि 11वीं 12वीं में तो आर्ट्स ले ली, विल्ले घूम रहे हैं और कोई पढ़ाई वढ़ाई कर ही नहीं रहे, किताबों से तो रिश्ता ही तोड़ दिया है। क्योंकि हमारे देश में ऐसा ही होता है, आर्ट्स कौन लेता है, हम बोले 50% बनी 10वीं में, आर्ट्स दिला दो इसको, लो इसको आर्ट्स दिला दो, तो वो 11वीं 12वीं और कॉलेज में फिर आर्ट्स लेकर के घूमता रहता है और बस ऐसे ही कुछ भी कर लेता है, फिर उसको इतना भान नहीं पड़ता। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे देश में साइंस कौन लेते हैं, जिनके होशियार बच्चे हैं 80-90% है, और ऑब्वियस सी बात है साइंस और मैथमेटिक्स में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आजकल कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसे बच्चे भी इंजीनियरिंग करके भी, बीएससी करके भी या कोई और ग्रेजुएशन जैसा कोर्स करके भी आसानी से अच्छी तरह से मेहनत करके जो है कलेक्टर बनते हैं या आईपीएस बनते हैं या आईएफएस बनते हैं या कुल मिलाकर के बाकी स्टेट सर्विसेज में जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास में, बहुत सारे। जैसे मैंने आपको बताया था सृष्टि जयंत देशमुख के बारे में मैंने बताया था आपको, या उसके अलावा जो हमारे कुछ पिछले 1-2 सालों के जो टॉपर्स हैं, फर्स्ट रैंकर हैं, जो सेकंड रैंकर हैं, अगर आप उनकी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड देखोगे तो वो इंजीनियर्स रहे हैं। आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। मतलब मेरे यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि मेरे एक सर रहे हैं जिनका नाम है नारायण लाल गुप्ता, कॉलेज में हमें पढ़ाते थे। वैसे कॉलेज में हमें कोई खास टीचर्स ने पढ़ाया नहीं है, इस बात का मुझे बहुत दुख है कि सरकारी कॉलेजों की ना हालत ऊपर नीचे हो रखी है अभी। तो खैर बाकी वो में होती होगी पढ़ाई, तो वो मैं सबको नहीं ब्लेम कर रहा। लेकिन हाँ, एक सर थे वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे एक बार बैठ के बताया था कि साइंस पढ़ने वालों को शायद फ़ायदा ये होता है कि उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं जो आसानी से समझ में नहीं आती, तो उनको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर जब वो कोई और चीज़ पढ़ते हैं ना भविष्य में, अगर वो लैंग्वेज उठा करके पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, अपनी लोकल जो नेटिव लैंग्वेज है वो पढ़ते हैं, या इतिहास पढ़ते हैं या कोई और सब्जेक्ट, तो उनको वो बहुत आसान लगता है। उनको लगता है अरे ये तो मैं रात भर में पूरी किताब पढ़ डालूंगा, क्योंकि मैंने जो आज तक पढ़ा है उसको तो समझना ही बहुत मुश्किल था, यहाँ तो सब समझ में आ रहा है, तो इसको पढ़ने में तो फिर क्या दिक्कत होगी मुझे। तो ऐसे जो बच्चे हैं, दिमाग जिनका खुला हुआ है, फिर वो किसी भी चीज़ से भयभीत नहीं रहते। तो साइंस पढ़ने वालों के पास ये एक बहुत बड़ा जो है एडवांटेज रहता है कि फिर सब कुछ आसान लगता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर हमने ना अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में चर्चा नहीं की। आपने मैथ लिया हो या आपने बायो लिया हो, जितने भी बाकी एग्जाम्स हैं, जैसे मान लीजिए एसएससी सीजीएल है ना, जिसको हम लोग कॉलेज ग्रेजुएट लेवल का, हमारे पास कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का हमारे पास में एग्ज़ाम होता है। एसएससी कौन है? सिलेक्शन स्टाफ कमीशन। ये भी एक बॉडी है जो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स कराती है हमारे देश में, तो उनमें से एक ही एग्ज़ाम है जो कॉलेज की डिग्री के बाद में होता है। तो इसमें भी बहुत सारी पोस्ट हैं, आपको बहुत सारी जगहों पर नौकरी करने को मिलता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो होता ना सीआईडी बनते हैं, बहुत लगता है हमें, अरे सीआईडी में बचपन से तो लगता ही था ना कि यार हम भी ऐसे ही क्रिमिनल्स को ज़्यादा करके पकड़ेंगे। आज भी हम देखते हैं तो यार टेररिस्ट को पकड़ने वाले लोग हैं, ये अलग अलग देखते हैं ना हम लोग, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई होती हैं, फिल्में बनी हुई होती हैं, तो ये वहाँ पर जाते हैं लोग। ऐसी जो क्राइम ब्रांच हैं, अलग अलग जो ब्रांचेस हैं, तो वहाँ से जा सकते हैं अपन। फिर उसके बाद में और भी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू बोले तो टैक्स जो है, इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी जाने को मिलता है, और इसमें भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं। ये तो मैंने केवल एक एग्ज़ाम की बात की है। इसके अलावा मान लो आपके राज्यों में पटवारी का एग्ज़ाम होता हो, या मान लो शिक्षक के जो अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, या जैसे बैंक के अलग अलग जो पोस्ट के लिए एग्ज़ाम निकलते हैं, बैंक पीओ सब जने आप जानते होंगे, या उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स निकलते हैं, पुलिस में भर्ती निकलती है, या फिर बहुत सारी जैसे विद्युत विभाग में भर्ती निकल रही है, जल विभाग में भर्ती निकल रही है, ग्रेजुएशन लेवल चाहिए, एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस। तो ये अकाउंटेंट्स के जो हैं, ऑल इंडिया में अकाउंटेंट्स की भी सर्विसेज होती हैं वहाँ पे। तो ये सब भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो सब दे सकते हैं। कुछ एक एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पर स्पेसिफाइड होता है कि नहीं हमें तो ये स्ट्रीम वाली चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जिसको पायलट बनना है, जिसको एरोप्लेन उड़ाना होता है, पायलट बनने का भी तो कभी कोई सोचता ही होगा ना। तो पायलट बनने के लिए सिविल एविएशन का एक एग्जाम होता है, बीएससी होती है, उसमें भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। लेकिन ये केवल और केवल वो कर सकते हैं जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हो, केमिस्ट्री पढ़ी हो और मैथ भी पढ़ी हो,
है ना। बायो अगर पढ़ी हो, अगर चारों पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 मैथ और फिजिक्स तो होना ही चाहिए कंपलसरी, फिर वो ये बन सकता है। इंडियन आर्मी में भी, एयरफोर्स में भी जो है वो हवाई जहाज जो उड़ाते हैं, लड़ाकू विमान जो उड़ाते हैं, तो वो कौन होते हैं, जिन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ी हो। अब वहाँ पर आप देखोगे कि साइंस वालों के लिए ग्रुप एक्स ग्रुप वाई, वहाँ पर अलग तरह से एडमिशन का प्रोसेस होता है एनडीए में। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो बहुत सारे स्कोप हैं, बस मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो भी चुने, जो भी तय करे, उसके पीछे भरसक प्रयास करें, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठी करें और फिर आगे कोई फैसला लें। लेकिन एक चीज मैं आपको अभी यहाँ कह देना चाहूंगा कि आप बायो लें या मैथमेटिक्स लें, आपको बस मेहनत करनी है, जी जान लगा करके। कोई असंभव काम नहीं है इस दुनिया में। आप मैथ ले लेंगे, बहुत मन लगाएंगे तो आप मैथ में बहुत अच्छा करेंगे, आप बायो ले लेंगे, बायो में बहुत मन लगाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि मैथ वालों के पास तो स्कोप ज्यादा है, बायो वालों के पास कम है, या बायो वालों के पास ज्यादा है, मैथ वालों के पास कम है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। बस आपने देखना है हमें कि कितना दम है आप लोगों में, आप कितनी मेहनत कर सकते हो। तो चलिए फिर आज की इस अपन चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और मिलेंगे फिर आपसे और वीडियोस में इसी तरह से। आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप लोग ज़रूर से लिख करके बताना, कोशिश करेंगे उसका आंसर देने के लिए और फर्दर कुछ हो सकेगा तो आपकी हेल्प करने के लिए। बाय बाय, थैंक यू।